दोस्तों नमस्कार। यह देश चुनाव के लिए जीता है, चुनाव के लिए ही मरता है। चुनाव का मतलब इस देश की शिराओं में ऑक्सीजन दौड़ने लगती है। चुनाव के वक्त जितना पैसा फूंका जाता है या जितनी ब्लैक मनी चुनाव के वक्त निकल कर आती है, उससे गरीबों के वारे न्यारे भी हो ही जाते हैं। लेकिन इस चुनाव के जीतने के बाद जो शख्स मैदान में खड़ा होता है, वो सबसे ताकतवर और विशेषाधिकार प्राप्त तबका होता है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, जिस शख्स की पहचान चुनाव जिताने वाली मशीन के तौर पर होने लगे, उसकी ताकत कितनी बड़ी होगी। और यह ताकत इस दौर में एक ही व्यक्ति के पास है, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उनकी पहचान है कि वो चुनाव जिता देते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ शख्स चुनाव जिताने की मशीन में खुद को तब्दील कर चुका हो, या करना चाह रहा हो, या करने हुए अपने आप के पूरे सिस्टम को उसमें तब्दील कर चुका हो, तो क्या होगा। क्योंकि चुनाव जिताने की मशीन हर मंत्रालय से सहयोग लेती है। हर मंत्री सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए काम करता है। हर मंत्रालय की हर योजना का हर बजट उसी योजनाओं के साथ प्रधानमंत्री की जुबान पर आता है, जहां जहां वो जाते हैं और अपने भाषणों के जरिए ऐलान दर ऐलान करते चले जाते हैं। और इसका एहसास सामने वाले को भुला देते हैं कि दरअसल वह जिन बातों को कह रहे हैं, वो बातें कभी पूरी होंगी या नहीं होगी। और इस दौर में सैकड़ों ऐसी ऐलान है या सैकड़ों ऐसे योजनाएं हैं जो हवा में हैं, जो 5 बरस पहले बोले गए लेकिन आज तक पूरे हो नहीं पाए, और अगले 5 बरस तक भी वह पूरे हो नहीं पाएंगे। जितना पैसा लगना था, जितना पैसा दिया गया, उससे कई गुना ज्यादा पैसा अब आने वाले वक्त में और लगेगा। तो फिर यह ऐलान कर कौन रहा है और क्यों किया जा रहा है, और तमाम कैबिनेट मिनिस्टर अपनी अपने मंत्रालय की योजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री की जुबान से भाषण की शक्ल में वह क्यों बुलवाते हैं। और प्रधानमंत्री की खासियत देखिए, जब वो भाषण देते हैं तो इस बात का एहसास सामने वाले को कराना चाहते हैं कि विपक्ष वही तो सत्ता में है, हम तो आपसे सत्ता मांगने आए हैं। इसीलिए जंग लगा हुआ लोहा कांग्रेस हो जाती है। लेकिन अपनी योजनाएं और अपनी उपलब्धियों को बताने के तरीके अगर प्रधानमंत्री के जरिए आज आप सुनने की कोशिश कीजिएगा, तो हो सकता है लाखों करोड़ का चूना इस देश को कैसे इस चुनाव जिताने की मशीन के जरिए ही लग गया, यह सोचकर आप हो सकता है चकरा जाएं। और इस देश के भीतर में पहले मीडिया यही काम तो करता था, बतलाता था, जिससे कोई अपने आप को चुनाव जिताने की मशीन में तब्दील ना कर पाए, प्रधानमंत्री तो कतई नहीं। लेकिन आज ही देखिए, जब प्रधानमंत्री भोपाल में थे, किस बात का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि हम आज उस हर पन्ने को खोलना चाहते हैं कि बीते 5 बरस के भीतर और आने वाले 5 बरस के भीतर इस देश को कितने का चूना प्रधानमंत्री ने लगा दिया है, और तमाम योजनाएं कैसे गर्त में चलती चली गई। लेकिन हमने जिक्र भोपाल का किया, तो आज उनके एक छोटे से भाषण का हिस्सा सुन लीजिए, फिर असल कथा शुरू होगी। भाजपा आज आधुनिक सड़कें, आधुनिकतम सड़कें, चौड़े हाईवे, एक्सप्रेसवे बना रहा है। लेकिन कांग्रेस इसकी आलोचना करती है। भाजपा आज वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें ला रही है, स्टेशनों का कायाकल्प कर रही है। तो जिक्र सड़क का है, जिक्र पुल का है, जिक्र रेलवे का है, जिक्र इंफ्रास्ट्रक्चर का है, और प्रधानमंत्री इसका जिक्र कर रहे हैं। तो क्यों नहीं आज एक एक पन्ने के जरिए हर उस बात का जिक्र कर दिया जाए जहां आप समझ पाए कि इस देश को कितना नुकसान ऐसी योजनाओं से, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर से और इस तरीके से खुद को चुनावी जीत की मशीन में तब्दील करने के साथ ऐलानों के जरिए होता है। और जो भी उपलब्धियों का खांचा रखा जाता है, वह कितना खोखला हो सकता है और उससे कितना नुकसान देश को ही होता है।
क्योंकि प्रधानमंत्री भोपाल में थे तो हमें लगा आज एक प्रोजेक्ट का जिक्र जरूर करना चाहिए। यह वेस्ट सेंट्रल रेलवे के तहत आता है और रेलवे मंत्रालय ने कोई आज से नहीं, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे 2007 में, उस वक्त सोचा था कि ललितपुर से सतना, रीवा और सिंगरौली यह एक लाइन बिछेगी। यानी कुल मिला के 16 साल पहले की परिस्थिति हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इसका फाउंडेशन स्टोन यानी पहला पत्थर 2016 में रखा और 2016 में यह कहकर रखा कि यह पूरा हो जाएगा, लेकिन आज भी यह पूरा नहीं हुआ है। आप कहेंगे ऐसी तो बड़ी सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाओं का जिक्र भी होगा, लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि ललितपुर से उदयपुरा से खजुराहो, खजुराहो से महोबा, यह 3 अलग अलग सेक्शन है। इसको लेकर जो ओरिजिनल कॉस्ट बताई गई थी वो 247 करोड़ रुपए की पूरी कॉस्ट थी। यह सिलसिला 16 बरस का है। 247 करोड़ में यह सब कुछ हो जाना चाहिए था। फाउंडेशन स्टोन 2016 में रखा गया। यह कीमत जब बढ़नी शुरू हुई तो इस पर खर्च 2427 करोड़ रुपए खर्च हो गए। होने थे 247 करोड़, खर्च हो गए 2427 करोड़। पूरा नहीं हुआ प्रोजेक्ट। नई जानकारी निकल कर आई कि इस पे कुल खर्चा 8248 करोड़ रुपए होगा। यानी इस दौर के भीतर में और पिछले ही बजट में 700 करोड़ रुपए और दिए गए। यानी ओरिजिनल परिस्थिति में जाइएगा तो हो सकता है 200-250 गुना ज्यादा खर्च आपके जहन में तुरंत आ जाए। तो फिर ये ऐसी योजनाओं का ऐलान होता क्यों है? और क्या ये एक ही योजनाएं हैं? जी नहीं, एक दूसरा राज्य तेलंगाना भी है। वहां पर फाउंडेशन स्टोन भी प्रधानमंत्री ने 8 अगस्त 2016 को रखा और यह करीमनगर से हैदराबाद की लाइन थी। प्रोजेक्ट पे जो खर्चा आना था वह 1160 करोड़ का खर्चा था। जो खर्चा हो गया वह 1071 करोड़ का खर्चा हो गया। यानी जितना खर्चा होना था उससे ज्यादा खर्चा हो गया। नई जानकारी आई कि इस पे 3014 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। और ऐसा नहीं है कि यह रेलवे का एक दो प्रोजेक्ट है। सवाल है कि रेलवे भी प्रधानमंत्री को चुनावी जीत की मशीन में तब्दील होता देख रहा है। तो प्रधानमंत्री के जो सलाहकार होते हैं वो कहते हैं कि तमाम मंत्रालयों से आप किसी किसी योजना का जिक्र कर दीजिए जिन क्षेत्रों में आप जाते हैं और पुरानी योजनाओं को भूल जाइए। अब पुरानी योजनाओं को भूल जाएं तो आज बात कहां से शुरू करें? सेंट्रल विस्ता से ही कर लेते हैं। 2019 में ऐलान हुआ, कहा गया ये 6 साल में पूरा होगा, 2025 में पूरा होगा। हड़बड़ाहट में पार्लियामेंट तो पूरा कर लिया गया और पार्लियामेंट के जरिए बहुत कुछ दिखाना और तय करना था, राजनीति साधनी थी। तकरीबन 20,000 करोड़ का यह प्रोजेक्ट था। 971 करोड़ में पूरा हो गया पार्लियामेंट। बाकी सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का क्या हुआ? उपराष्ट्रपति भवन कब पूरा होगा? कॉमन सेंट्रल सचिवालय कब पूरा होगा? पीएम का आवास कब पूरा होगा? एग्जीक्यूटिव इनक्लेव कब पूरा होगा? सारी योजनाएं अटकी पड़ी हैं। और जब जानकारी वहां के टेक्नीशियन, इंजीनियर्स के जरिए सामने आई तो पता चला कि देखिए 2025 तक तो 50 से 55% ही पूरा कर पाएंगे। और अगर आप समझना चाहते हैं तो फिर आप मान लीजिए कि 2028-29 तक आपको इंतजार करना होगा जब पूरा सेंट्रल विस्ता जो रूपरेखा बनाई गई है उस रूप में आ जाए। यानी 2029 तक का इंतजार। लेकिन बात इतनी नहीं है। इस देश के भीतर में इस सरकार ने अलग अलग मंत्रालयों से जितने भी प्रोजेक्ट को सामने इस देश के लिए रखा, उनकी परिस्थिति सिर्फ इस रूप में समझिए कि 123 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो खुद सरकार का मंत्रालय जानकारी दे रहा है कि वह कम से कम भी पूरे होंगे तो वह अभी पूरे नहीं होंगे, जो कि 2018 में ऐलान किए गए थे। हम 2018 का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2019 में चुनाव आने वाला था। उससे एक साल पहले 123 प्रोजेक्ट कुछ ज्यादा ऐलान किए गए थे, तकरीबन 180 प्रोजेक्ट ऐलान किए गए थे। लेकिन 123 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 5 साल के विलंब से चल रहे हैं। यानी 2023 में भी पूरे नहीं हैं, 2024 में पूरे होंगे या 2025 में पूरे होंगे, इसको लेकर एक असमंजस की स्थिति है।
323 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनको 2019 में ही पूरा हो जाना चाहिए था, जब प्रधानमंत्री फीता काट रहे थे। अब तो रिमोट से बटन दबा दिया जाता है और उसके जरिए उद्घाटन हो जाता है। उसमें 323 प्रोजेक्ट जो हैं, यह भी पूरे 19 में होने चाहिए थे, यह भी 2025 तक पूरे हो जाएं तो बड़ी बात है। 2021 में पूरे होने वाले प्रोजेक्ट्स की तादाद थी 190। इनका ऐलान इलेक्शन के तुरंत बाद किया गया, यह सोचकर कि ये पूरे हो जाएंगे, लेकिन जानकारी आ रही है जी नहीं, ये बहुत फास्ट पूरे होंगे। तो 2024 के चुनाव तक इसमें से कुछ प्रोजेक्ट सामने पूरे होकर आ सकते हैं, लेकिन बाकी नहीं। और 194 प्रोजेक्ट तो ऐसे थे जिसको 2022 में पूरा हो जाना चाहिए था पिछले साल, वो सारे प्रोजेक्ट लेट चल रहे हैं। अब सवाल दूसरा आपके जहन में आएगा, सेंट्रल विस्ता का जिक्र कर लिया, इतने प्रोजेक्ट का जिक्र कर लिया, चूना कितने का लगा? जो सेंट्रल लेवल पर चूना लगता है वो तकरीबन 4,77,280 करोड़ का है, जो इसी महीने की रिपोर्ट है और पिछले महीने तक का पूरा खांचा है। यानी जो खर्च होना चाहिए था वो 25 लाख करोड़ खर्च होना चाहिए था, वो अब खर्च तकरीबन 29,78,000 खर्च होगा। जो खर्च किया जा चुका है वो तकरीबन 15,57,000 खर्च किया जा चुका है। अब सवाल यह है कि 15,57,000 करोड़ रुपए जो खर्च किए जा चुके हैं, ओरिजिनली जो योजना थी उसमें पूरा खर्च 16 लाख करोड़ का ही होना था, और अभी हम देख रहे हैं कि 15,57,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद लगभग इतनी रकम आज की तारीख में और चाहिए, कल और ज्यादा चाहिए होगी, क्योंकि अब यह संख्या बढ़कर 29,78,000 करोड़ पर पहुंच गई है। यह तो एक लिहाज से सेंटर लेवल की स्थिति है, लेकिन एक झटके में आई है। जो राज्यों के भीतर चुनाव हो रहे हैं, जहां पर बीजेपी शासित राज्य है, जहां पर डबल इंजन की सरकार है, यानी सेंटर से कोई भी परेशानी आपको एनओसी लेने में नहीं होगी, वहां पर भी अलग अलग योजनाओं के जरिए इस देश भर की कितनी योजनाएं पड़ी हुई हैं, और उसको एक लकीर हमारी टीम ने खींची और बताया कि आप 5 साल की लकीर खींच दीजिए, और उस 5 साल के भीतर के दायरे में समझिए कि सारी योजनाओं को इन्हीं 5 साल में पूरा हो जाना चाहिए था। यानी 2017-18 में जो ऐलान की गई योजना थी उसको 2022-23 में पूरा हो जाना चाहिए था। इस देश के भीतर में लगभग 2,782 इतनी योजनाएं अटकी पड़ी हैं, और हर योजना के साथ इसमें सेंटर का कुछ पैसा भी इन्वॉल्व है, स्टेट को भी कुछ पैसा देना है। कुछ स्टेट ने कहा भाई ये तो प्रधानमंत्री आए थे, हम उनके साथ चल नहीं पाएंगे, हमारे पास पैसा है नहीं, हमारे अपने टैक्स का पैसा तो ये देते नहीं है, तो हम इनकी योजनाओं को अमल में क्यों लेकर आए। और कुछ ऐसे राज्य हैं जो बीजेपी शासित राज्य हैं, लेकिन वहां पर प्रधानमंत्री चूंकि चुनाव जिताने की मशीन में खुद को तब्दील कर चुके हैं, तो वो वहां की सरकारों से पूछते हैं किस जगह की किस योजना का जिक्र होना चाहिए, उसकी एक लिस्ट बनाइए। वो लिस्ट बनाइएगा तो दिल्ली लिस्ट आएगी, यहां पर पीएमओ में उसको खंगाला जाएगा, वहां पर सेंट्रल मंत्रालय में उसको सौंपा जाएगा, और उसके जरिए हम उस लिस्ट को एक तरीके से कलेक्ट वे में करेंगे और बताएंगे, जिससे उस इलाके में कौन सी योजना किस रूप में शामिल हो, इस दिशा में बढ़ते चले जाएंगे। हमें लगता है योजनाओं का जिक्र करते करते आज नागपुर की याद आ गई। नागपुर 2 दिन पहले ही पूरी तरीके से डूब गया था। नागपुर वो शहर है जहां से नितिन गडकरी आते हैं। नितिन गडकरी सेंट्रल मिनिस्टर। नागपुर वो शहर है जहां से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम आते हैं। अब सवाल है, डिप्टी सीएम भी और सेंट्रल मिनिस्टर भी हैं, फडणवीस भी वहीं से आते हैं, और उस शहर के भीतर जब आप जाइएगा तो सीमेंट रोड आपको मिलेगी, हर जगह सीमेंट रोड, हर जगह पुल। और बात जब कीजिएगा सरकार के किसी व्यक्ति से तो कहेगा आज की नहीं सोच रहे हैं, हम लोग तो सोच रहे हैं कि 2030 के बाद नागपुर में कितने लोग रहते होंगे, तो मौजूदा वक्त में तमाम लोग जो रहते हैं वो इस त्रासदी को भोग लें। लेकिन पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम कितना चौपट हो चला। और 5 साल पहले यह रिपोर्ट आई थी कि तकरीबन 6,000 करोड़ से ज्यादा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम को अगर ठीक नहीं किया गया तो ऐसी योजनाएं क्या मायने रखेंगी। तो यानी पैसे से पैसा बनाना, योजनाओं के ऐलान से ऐलान करना,
और इस दौर में जनता को सामने मुश्किल दर मुश्किल खड़े करते चला जाना और नैरेटिव बदलने के लिए राजनीतिक तौर पर किसी भी अंदाज में भाषण दे देना, क्या यही पहचान है? हमने जब जिक्र किया आपको 2782 योजनाओं का, तो उसमें एक चीज और जरा समझने की अब कोशिश करनी चाहिए। ये अलग अलग तरीके से इस देश के भीतर में जो क्षेत्र हैं, उसमें सड़क से जुड़ी हुई, उसमें पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़ा हुआ, उसमें रेलवे मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई, इसमें 16 मंत्रालयों का इन्वॉल्वमेंट बहुत साफ है। अगर ज्यादातर प्रोजेक्ट का हम जिक्र करें तो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे सेक्टर में तकरीबन 262 प्रोजेक्ट बड़े प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं। छोटे प्रोजेक्ट भी होंगे। रेलवे में तकरीबन 115 प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं। जो पेट्रोलियम सेक्टर है, इसमें लगभग 89-90 प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं। अब यहां पर अगला सवाल था, क्या यही कुछ होता है? जी नहीं। इस देश के भीतर में सरकार ने बार बार जिक्र किया मेगा फूड पार्क बनाएंगे, फूड प्रोसेसिंग का हिस्सा बनाएंगे, और जो रिपोर्ट सरकार जब देती है तो पता चलता है वहां भी कुछ नहीं हुआ। करोड़ों लुटा दिए गए सरकारी खजाने से, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इसको और माइन्यूटली समझिए तो एग्रो प्रोसेसिंग को लेकर 2018 में 15 प्रोजेक्ट सरकार बोलती है, 2019 में 13 प्रोजेक्ट बोलती है, 2020 में 14 प्रोजेक्ट बोलती है, 2021 में 7 प्रोजेक्ट बोलती है, 2022 में 21 प्रोजेक्ट बोलती है, 2023 तक में 23 प्रोजेक्ट बोलती है। सबको जोड़िएगा तो 93 प्रोजेक्ट। कुछ हेरफेर करती है, बोलती है नहीं नहीं 90 में कुछ गड़बड़ी है, इसको 70 प्रोजेक्ट तक हम पूरा करेंगे। 70 प्रोजेक्ट पे काम होता है, उसमें हर प्रोजेक्ट में तकरीबन 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है जिस व्यक्ति को करना है। 10 एकड़ की जमीन भी चाहिए, सरकार 10 करोड़ रुपए भी देगी, उसमें से 3 अलग अलग किस्तों में 10 करोड़ रुपए दे देगी। लेकिन और 15th फाइनेंस कमीशन भी इस बात का जिक्र करते हुए 584 करोड़ और दे देती है। हुआ क्या? आज की तारीख में रिपोर्ट यह है कि जो 70 प्रोजेक्ट 2018 से हम जिक्र कर रहे हैं, बीते 5 बरस से सिर्फ 2 प्रोजेक्ट हैं जो पूरे हो पाए, बाकी सारे प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं। और इस अटके प्रोजेक्ट का मतलब बहुत साफ है कि यहां पर कहीं इमारत बन गई है, कहीं अभी खाली जमीन ही है, कहीं पर मशीन के ऑर्डर किए गए लेकिन मकान नहीं है, यानी इमारत नहीं है। इन सारी परिस्थितियों में बैंक से लोन भी उठ गया। बैंक से लोन मिल गया तो बैंक कुछ इसमें से कुछ को एनपीए के तौर पर भी लेना चाहता है, लेकिन रुकावट है, सरकार भी 10 करोड़ दे चुकी है। ये सारी परिस्थितियों के भीतर इस देश का सिस्टम चलता है, क्योंकि एक चुनाव जिताने वाली मशीन की इच्छा है कि हर प्रोजेक्ट के साथ उनको जुड़ते चला जाए। इस दौर में इसका असर विदेशी निवेशकों पर भी पड़ता है। जो निवेशकों का जिक्र होता है ना, इसी सितंबर के महीने में 10 लाख करोड़ रुपए, जो लगभग 10,000 करोड़ रुपए जो थे वो निकाल लिए गए। और इस दौर में शेयर बाजार भी अगर पिछला हफ्ता देखिएगा तो 2 लाख करोड़ रुपए सिर्फ 3 बड़ी कंपनियों को नुकसान हो गया। उसमें एचडीएफसी है, रिलायंस है, आईसीआईसीआई है। महत्वपूर्ण ये भी नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि इस दौर में एक पूर्व फाइनेंशियल सेक्रेटरी की एक किताब आ रही है। वो सुभाष चंद्र गर्ग है, वो किताब लिख रहे हैं जो अगले महीने आएगी। उस किताब का कुछ मटेरियल निकल कर आया। उसमें उन्होंने बताया कि जब आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल हुआ करते थे तो एक बैठक बुलाई गई इस देश के भीतर की इकोनॉमी को लेकर, और उसमें आरबीआई से और पैसा चाहिए था सरकार को। उर्जित पटेल इसका विरोध कर रहे थे। अब सवाल है उस मीटिंग में कौन थे? उर्जित पटेल, जो आरबीआई गवर्नर उस दौर में थे। यह जिक्र हम आपसे 14 सितंबर 2018 का कर रहे हैं। देखिए 5 बरस फिर पहले चले गए। उस समय फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली थे, निपेंद्र मिश्रा प्रधान सचिव हुआ करते थे, 2 और अधिकारी बैठे थे, आरबीआई के 2 डिप्टी डायरेक्टर्स बैठे थे, विरल आचार्य बैठे थे, एनएस विश्वनाथ बैठे थे, डीएफएस सेक्रेटरी थे राजीव कुमार, वह भी बैठे थे, अतिरिक्त प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के पीके मिश्रा वह भी बैठे थे, पीयूष गोयल उस समय रेल मिनिस्टर थे वह भी बैठे थे। और होते होते ठन गई प्रधानमंत्री और आरबीआई के गवर्नर में, क्योंकि आरबीआई के गवर्नर कुछ सिफारिशों को पेश कर रहे थे जो सरकार को भा नहीं रही थी। और सरकार को लग रहा था कि उसकी जो मनचाही इच्छा है, योजनाओं को लेकर जो प्लानिंग वो करती है, वो प्लानिंग तो पॉलिटिकल वे में भी जुड़ी हुई है। तो इसमें उर्जित पटेल क्या करेंगे? आरबीआई गवर्नर की क्या हैसियत तो हमारी है, जनता ने हमें चुनकर भेजा है। तो किसी भी इंस्टीट्यूशन को संभालने वाला उस इंस्टीट्यूशन के तहत इस देश को देखेगा या इस देश को देखने वाला इंस्टीट्यूशन को देखेगा? और तब उन्होंने कमेंट जो किया, और बहुत साफ तौर पर यह कमेंट निकल कर आया कि उन्होंने कहा कि जो उर्जित पटेल है ये दरअसल
पैसे पर किसी सांप की तरह कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। अब आप कल्पना कीजिए, कोई अधिकारी इस देश के भीतर में, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हो या नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हो, वो क्या करेगा। प्रोजेक्ट अटके होने की जिक्र जब हम करते हैं तो इंदौर के कई प्रोजेक्ट अटके हुए हैं। मध्य प्रदेश के भीतर सिंचाई का प्रोजेक्ट तो इतना है कि उसमें लगभग 1715 करोड़ का नुकसान हो चुका है। जो कंपनी थी उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। फिर भी सिंचाई से जुड़ी हुई जो जमीन थी वो आज भी वहां सिंचाई नहीं, और तकरीबन 40,000 हेक्टेयर से ज्यादा की यह जमीन है। खर्चा 238 करोड़ का था, नुकसान 1715 करोड़ का हो गया। ये वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश का कुछ कर नहीं पाया। सिविक बॉडी से जुड़ी हुई कई प्रोजेक्ट थे सरदारपुरा में, वह भी नहीं हो पाए। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वह इंदौर जैसे शहर में तकरीबन 12,500 जो रेसिडेंट तैयार करने थे वो नहीं हो पाए, लेट होता चला गया। सरकार ने अफरा तफरी में बताया जी नहीं, आधे तैयार हो गए हैं, आप अफरा तफरी मत मचाइए। सवाल कई है, जवाब एक ही है। सवाल कई ये है, क्या इस देश के भीतर चुनाव जीतने की मशीन के लिए पूरा सिस्टम काम कर रहा है, और उस काम करते हुए सिस्टम से इस देश को जो भी सरकारी खजाने को जो नुकसान हो, इस देश को जो नुकसान हो, उन परिस्थितियों से दो चार हो पाने की स्थिति में कोई नहीं है। क्योंकि सरकार की जरूरत है, प्रधानमंत्री की जरूरत है, तो सिस्टम की जरूरत है और हर इंस्टीट्यूशन की जरूरत है। और जवाब इसका एक ही है। जब देश के प्रधानमंत्री ये मान चुके हैं कि हम ही चुनाव जिता सकते हैं और हम ही सामने वाले को हरा सकते हैं, तो फिर जो जीतने वालों की पूरी कतार है वो क्या करेगी। उसको दोबारा सत्ता में तो आना है, लेकिन एक क्षण के लिए सोच लीजिए कि इस देश के भीतर की तमाम ऐसी योजनाएं जिसका ऐलान हुआ, जिसमें केंद्र का पैसा है, राज्यों को कुछ पैसा देना है, जितनी भी योजनाओं का जो भी हिस्सा था उस दौर में जो खर्च होना था, उसका लगभग 40% खर्च किया जा चुका है। और अब वो 60% जो पैसा देना था वो लगभग 3 गुना पैसा और ज्यादा बढ़ चुका है। इसीलिए ये तकरीबन 8 से 9 लाख करोड़ रुपए का चूना इस देश को केंद्र और राज्यों के भीतर बनती हुई योजनाओं के जरिए इसीलिए भोगना पड़ रहा है क्योंकि चुनाव जिताने वाली मशीन यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हर भाषण में चाहते हैं कुछ नया हो, और नया यही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।